हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अब ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है? देखो, अगर मान लो कोई स्मॉल बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई स्मॉल बिजनेसमैन है जिसकी टर्नओवर बहुत कम है। अब वो नहीं चाहता कि यार मैं पीजीबीपी कैलकुलेशन कहाँ से करूँगा, ठीक है, मेरे पास मैकेनिज्म नहीं है या फिर इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं वो सब चीज़ें कर सकूँ, एक सीए को हायर करूँ और फिर ये सारी कैलकुलेशंस हों कि भाई उसमें आपको डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारी एडिशंस होती हैं जो इनकम का पार्ट बनती हैं, आप चाहे माइनस करो, कुछ डिडक्शंस होती हैं। तो यार इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन, छोटा सा मेरा बिजनेस है, ठीक है, तो मुझे नहीं करनी है। मेरे को एक ईजी सा तरीका बता दो कि भाई ये तेरा प्रॉफिट मान लेंगे, इस प्रॉफिट पे टैक्स पे कर दियो, मैं कर दूंगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वो स्मॉल बिजनेसमैन जाता है, उसको कहा जाता है कि भाई तेरी जो इनकम होगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर यहाँ पर हर केसेस के अंदर जो मैं 3 केसेस यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे, क्या क्या, एक तो आपका होगा बिजनेस, एक होगा प्रोफेशन, ठीक है, और एक यहाँ पर आपका आएगा ट्रांसपोर्ट वाले, ठीक है। इनके लिए अलग अलग कैलकुलेशंस दी गई है। तो इनके लिए फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन हम इनका नेट प्रॉफिट निकालेंगे जिस पे टैक्स लगेगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हम टैक्स की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो डीम्ड नेट प्रॉफिट इनका क्या होगा, जिनको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के रेजीम के अंदर आना है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर याद रखना, ये ऑप्शनल होता है, ऐसा नहीं है कि आप छोटे बिजनेसमैन हो तो आप पे ये लग जाएगा। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन कर लो, प्रॉपर आप अपनी पीजीबीपी के हिसाब से कैलकुलेशंस कर लो और उसके हिसाब से टैक्स पे कर दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे वो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, मैं वहाँ नहीं घुस सकता और आपकी टर्नओवर लिमिट से नीचे है, तो उस केस में आप प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर आ सकते हो। वहाँ पर आपका प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब क्या है कि प्री अज्यूम कर ली जाएगी आपकी एक इनकम। तो मान लो आपने 1,00,000 रुपया कमाया, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मान लो आपने 1,00,000 रुपया कमाया और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में पीजीबीपी के अंदर आपके पास यहाँ पर 2 रेट आते हैं, ठीक है, क्या क्या, एक तो आता है 8% और 6% अगर आप कोई सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 8%। तो भाई गवर्नमेंट ये बोलती है कि ठीक है, तुम 1,00,000 रुपए की तुमने टर्नओवर कमाई, हम ये मान लेंगे कि उसमें से 8% तेरा प्रॉफिट है। भले ही तेरा प्रॉफिट 12 हो, भले ही तेरा प्रॉफिट 6 हो, हम बोलेंगे कि तेरा 8% इसमें से प्रॉफिट है, उस 8% के ऊपर तुम्हें टैक्स दे देना है, ठीक है। और फिर आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, आपको अकाउंट्स उस तरीके से मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, वो रूल्स नहीं लगेंगे, आपकी पूरी की पूरी टर्नओवर का रिकॉर्ड उठाया जाएगा, उसमें देखेंगे कि हाँ आपने 1,00,000 की टर्नओवर करी है, 1,00,000 का माल बेचा है, तो उसमें से 8% आपने कमाया होगा, तो उस कमाया होगा वाली अमाउंट के ऊपर हमें टैक्स दे दो चुपचाप, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हर एक में बिजनेस का कुछ अलग नियम है, प्रोफेशन के कुछ अलग हैं, ट्रांसपोर्ट का अपना एक अलग तरीका है। तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस। अगर मैं आपसे बिजनेस की बात करूँ तो भाई बिजनेस के अंदर सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आती है कि एलिजिबल एसएससी कौन कौन होंगे, कि भाई किन किन के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। तो एलिजिबल एसएससी है आपका रेजिडेंट होना चाहिए। अब वो रेजिडेंट जो है वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, वो एक एचयूएफ हो सकता है, या फिर पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, ठीक है। कंपनीज वगैरह को इनके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी में नहीं लग रहा, साथ के साथ एलएलपीज पे भी नहीं लगेगा, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स होती हैं। तो भाई यहाँ पर मैं क्लियरली लिख देता हूँ, पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूड्स एलएलपी। तो इन लोगों के ऊपर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लग सकता है अगर आप चाहें तो। उसमें एक कंडीशन क्या है, उसमें कुछ कंडीशंस हैं। अब क्या कंडीशंस हैं इन्हीं लोगों, पहली बात तो फर्स्ट चीज़ तो यही आ गई कि ये 3 लोग ही ले सकते हैं प्रिजम्पटिव में, ठीक है। कंपनी नहीं जा सकती, एलएलपी नहीं जा सकती। दूसरी बात हमारे पास क्या आती है कि भाई उसके लिए कंडीशंस क्या क्या फुलफिल करनी पड़ेगी आपको। तो कंडीशंस यहाँ पर क्या आती है कि सबसे पहली बात तो आपने कोई डिडक्शन ना ली हो अंडर सेक्शन 10AA या फिर 80IA की, या फिर 80IS से लेके 80RRB तक की, ठीक है। ये डिडक्शंस आपने ना ली हो, या फिर अगर लेते आए हो तो प्रिजम्पटिव में आने के बाद नहीं ले सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये आती है आपकी कि आपका कुछ बिजनेसेस हैं जिनको मना किया गया है। कौन से वो बिजनेसेस हैं?
आपके वो बिजनेसेस नहीं होने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहली बात तो 44AE वाला, ट्रांसपोर्ट वाला, जो मैं आपको आगे कराने वाला हूँ, उस बिज़नेस में आप नहीं हो, क्योंकि उसके लिए अलग रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, आपका कोई एजेंसी वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए, एजेंसी वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात आती है कि एजेंसी से रिलेटेड ही कमीशन एंड ब्रोकरेज वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए, एंड ब्रोकरेज वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें बेसिकली कंडीशंस का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर आपने डिडक्शन ले रहे हो 10AA की या 80IA to 80 RRB की, तो आप प्रिजम्पटिव में नहीं आ सकते हो, या फिर आपके 44AE, क्योंकि उसका अलग सेक्शन है, एजेंसी बिजनेस है या कमीशन एंड ब्रोकरेज है, तो आप इसके अंदर प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर नहीं आ सकते हो। अब हम बात करते हैं फिगर्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर्स की। तो भाई किसको एप्लीकेबल है? तो सबसे पहली बात तो देखो, आपकी जो टर्नओवर है, जो आपकी टर्नओवर है वो अप टू 2 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हुई तो आप नहीं आ पाओगे इसके अंदर, लेकिन एक सिचुएशन है जहां पर आप आ सकते हो। ये जो 2 करोड़ की अमाउंट है, ये 3 करोड़ कर दी जाएगी। कब? उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या करा, एक इंसेंटिव दे दिया। गवर्नमेंट ने अपना फ़ायदा करने के लिए एक इंसेंटिव दे दिया, और उन्होंने क्या बोला कि जो आपकी कैश पेमेंट है, जो आपकी कैश पेमेंट है, वो आपकी ग्रॉस टर्नओवर से 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो कैश रिसिप्ट्स भी हैं, वो भी आपकी 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करते हो, तो अगर आपकी इनकम, आपका जो टर्नओवर है वो 3 करोड़ होगा, तब भी आपको प्रिजम्पटिव में अलाउ कर देंगे। ठीक है, तब भी आपको, यानी कि बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर आपका पूरा का पूरा बिजनेस पक्के में है, ठीक है, कैश में कुछ नहीं है, आप कुछ छुपा नहीं रहे हो, कोई गलत तरीके से आप अपनी टर्नओवर को कम नहीं करके दिखा सकते, तो भाई सही काम कर रहे हो आप। ठीक है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए भले ही आपकी टर्नओवर 3 करोड़ हो जाए, स्टिल आपको यहाँ पर ये चीज़ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर आने दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट कि इस पे अब टैक्सेशन कितना लगेगा। तो वो मैंने आपको टर्नओवर के साथ, जो टर्नओवर होगी उसके ऊपर, जो यहाँ पर टर्नओवर आएगी, इसके ऊपर 8% लगेगा या फिर 6% लगेगा। अब 8 और 6 ये कब कब लगेगा? 8% तो नॉर्मल रेट है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो आपकी टोटल टर्नओवर है, ठीक है, टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, तो अगर वो पूरी की पूरी अकाउंट पेई चेक में, अकाउंट पेई चेक से या फिर डिमांड ड्राफ्ट से या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से, ठीक है, और वो भी अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है, तो उस केस के अंदर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक आपके पास पूरा का पूरा पैसा आ गया है, आपने पक्के में ये पैसा दिखा दिया है, तो उस केस के अंदर आपको बोल देंगे कि भाई ठीक है, तुमने बहुत फेयरनेस से काम किया है, तो उसको रिवॉर्ड करने के लिए तुम्हारी इनकम को हम सिर्फ और सिर्फ 6% मानेंगे, तुम्हें 2% की नेट इनकम का फ़ायदा दे रहे हैं हम। तो ऑब्वियस सी बात है, नेट इनकम कम आएगी तो आपको इवेंचुअली टैक्स भी उसके ऊपर कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर आपका मेन सारे के सारे प्रोविजंस फॉर बिजनेस। ठीक है, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर बिजनेस, बहुत सारे पॉइंट किए इन पर हमने अभी तक। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने जितना आपका जो 8% रेट था और 6% रेट था, या फिर उससे ज़्यादा आपने इनकम डिक्लेयर कर दी, बेसिकली ये हो क्या रहा है, या 8% आपकी इनकम डिक्लेयर हो रही है, 6% आपकी इनकम डिक्लेयर हो रही है, या आपने उससे ज़्यादा इनकम डिक्लेयर कर दी, तो उस केस के अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो टैक्सेशन के हिसाब से हैं वो मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो एक हैसल है जिसको अवॉइड करने के लिए आप प्रिजम्पटिव में घुसे हो, वो उस चीज़ का आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। उसके बाद एक बात क्या आती है कि जिस प्रीवियस ईयर में आपने उसको लिया, उस प्रीवियस ईयर से आपको 5 साल तक आप इस चीज़ में इससे वापस बाहर नहीं निकल सकते हो। 5 साल तक आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने इस साल मान लो ये लिया, ठीक है, ये 5 ईयर्स का ब्लॉक है, इस ब्लॉक में
किसी भी साल आपने बोला कि ठीक है यार अब मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस पे इनकम अपनी शो नहीं कर रहा हूँ, मेरे को नॉर्मल करने दो, ठीक है आप कर लोगे नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको अगर आपकी इनकम नेट टैक्सेबल इनकम जो है आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा, आपको बुक्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। और अगले 5 साल तक उसके बाद, यानी कि इस पॉइंट पे मान लो आपने सेकेंड ईयर में आपने सोचा कि भाई मैं अब प्रिजम्पटिव से पे नहीं करने वाला, तो उसके बाद अगले 5 साल तक, उसके बाद अगले 5 साल तक भी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में दोबारा नहीं आ सकते हो कि भाई एक बार आके आपने छोड़ दिया ना तो अब गवर्नमेंट कहेगी कि अब हम तुम्हें नहीं आने देंगे, ठीक है, कि तुम आए और तुम आके उठ के चले गए, ये तो गलत बात है ना। तो बदतमीजी की तुमने, तो इसके लिए अब अगले 5 साल तक आ मत जाना, अगले 5 साल तक हमें बोल मत देना कि मुझे प्रिजम्पटिव में आना है, क्योंकि तुमने ही आके इसको छोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पर स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ ये रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखो मेन बिजनेस था वो कर लिया, अब बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। 44ADA जो कि बात करता है प्रोफेशन के बारे में, ठीक है, प्रोफेशन के बारे में। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है कि भाई सेम लोगों पे, ठीक है, जो ऊपर हमने डिस्कस किया इन्हीं सेम लोगों पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है, यही सेम चीज़ें यहाँ पर लगती हैं। हाँ ये बिजनेस में ही होती हैं, ये चीज़ें बीच में नहीं आएंगी यहाँ पे प्रोफेशन में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कि भाई एप्लीकेबिलिटी वही है सेम, अमाउंट का फ़र्क है कि भाई प्रोफेशन में सिर्फ 50 लाख तक की टर्नओवर होनी चाहिए, बिजनेस में 1-2 करोड़ 3 करोड़ दे रखा, क्योंकि यार बिजनेस में जो चीज़ें जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है ना वो एक्चुअल में बहुत कम होता है, ठीक है। अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो टर्नओवर आपका 5 करोड़ 10 करोड़ भी होना कोई बड़ी बात नहीं है, एक्चुअल में आप घर कितना ले जा पा रहे हो वो बहुत कम होता है, 5% 3%, कई बिजनेसेस में बहुत बहुत लो से लो अमाउंट होती है जो आपका नेट प्रॉफिट का रेशियो निकलता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 50 लाख रुपए का प्रोफेशन से जो इनकम है ना वो भी एक तरह से ज़्यादा इनकम के अंदर ही आता है, ठीक है। तो 50 लाख, क्योंकि अगर मान लो किसी सीए ने ऑफिस खोला है, ठीक है, वो 50 लाख रुपए कमा रहा है, अकेला वो काम कर रहा है, तो वो पूरे 50 घर लेके जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या पता कहीं रेंट दे रहा हो वो ऑफिस का, या फिर एक उसमें छोटा सा स्टाफ रखा हो, बट अदरवाइज पूरा का पूरा पैसा वो घर लेके जा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट लेके जा रहा है। बट जहाँ 2 करोड़ की टर्नओवर है, हो सकता है वो घर पे बेचारा 20 लाख ही लेके जा पा रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बात होती है। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपकी 50 लाख रुपये आएगी, ठीक है। तो इस तक की अमाउंट है, तो उसके अंदर हाँ क्या इस पे भी वही सेम कंडीशन है 5% वाली, तो वो भी है। तो अगर वो सेम कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो 75 लाख तक भी आपको अलाउड हो जाएगा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेने पे। कौन सी कंडीशन? वही 5% वाली, कि 5% आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है या फिर ग्रॉस पेमेंट है वो कैश 5% से ज़्यादा कैश में नहीं हो सकती। तो अगर ऐसा है तो 75 लाख तक की भी आपको लिमिट यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई टैक्स इसमें इनकम कितने अमाउंट को माना जाएगा। तो यहाँ पर इनकम माना जाएगा गाइज 50% को, क्योंकि सर्विस में ऑब्वियस सी बात है, प्रोफेशन में सर्विस सेक्टर के अंदर काफ़ी मेजर अमाउंट जो है आपकी बची जाती है, आपका खर्चा बहुत कम होता है। तो यहाँ पर बोला है कि भाई 50%, यानी कि अगर आपकी 50 लाख रुपये इनकम थी तो 25 लाख रुपये नेट इनकम मान ली जाएगी, जिसके ऊपर आप अपना टैक्स कंप्यूट करोगे, ठीक है। उसके बाद जो रूल है वो सेम अप्लाई होता है कि भाई अगर ऐसा करते हो, अगर इसमें आते हो आप, तो आपको बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर इतना ही पॉइंट था, बस ये बात याद रखना। ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रॉस रिसिप्ट है और जो ग्रॉस पेमेंट है, ये वाला पॉइंट जो है मतलब आपको अच्छे से याद रखना है। तो नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका सेक्शन नंबर 44AE। सेक्शन नंबर 44AE ये बात करता है किसके बारे में? ट्रांसपोर्टर जो हैं उनके लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टर्स के लिए क्या चीज़ होगी? तो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर यह है कि मैक्सिमम 10 व्हीकल्स होने चाहिए, वही प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आ सकता है, मैक्सिमम 10 व्हीकल्स। तो ये यहाँ पर एक पहली रिक्वायरमेंट आ गई। उसके बाद अब हम देखते हैं कि भाई कैसे होगा। देखो व्हीकल 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका हैवी और एक हैवी के अलावा अदर बोलते हैं जिसको, ठीक है। दोनों के पर्पस यहाँ पर व्हीकल एक तरह से कैलकुलेशंस होने वाली है और दोनों की अलग कैलकुलेशंस होगी। तो हैवी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर होगा कि भाई ₹1000 पर टन,
₹1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट, खाली वेट, ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट। ये वेट आपको क्या है कैलकुलेट नहीं करना बैठ के, ये आपको एग्जाम में दिया गया होगा, उसके बेसिस पे आपको, मान लो आपको सामने वेट दे दिया 10,000, ठीक है, तो 10,000 तो यहाँ पर 10,000 आपको केजीज दे दिए। अब एक केजी में कितने होते हैं 1000, मतलब सॉरी एक टन में 1000 केजीज होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 1000 रुपये पर टन। तो यहाँ पर पहली बात तो 10,000 डिवाइड बाई 1000, ये आपका आ गया कि भाई कितने टन उसमें माल है, कि कितने टन का उसका लेडन वेट है, अनलेडन वेट है, और उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 1000 से, तो आपका सीधी सी बात है 10,000 रुपये पर मंथ पर व्हीकल आपका ये कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से 10 व्हीकल हैं, अगर आपकी 10 हैवी व्हीकल्स हैं तो आपका यहाँ पर 1 लाख रुपए आपकी इनकम यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होने वाली है। और अगर अदर की बात करूँ तो वहाँ पर सिंपल रखा है 7,500 रुपये पर व्हीकल पर मंथ, ठीक है, फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ को भी कंप्लीट मान के उस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो ये तो हुआ आपका हैवी के लिए और ये हुआ अदर के लिए। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में आपको फोकस इस बात पे करना है कि आपको जो फिगर दी हुई है, जो अनलेडन वेट दिया हुआ है, ग्रॉस व्हीकल वेट दिया हुआ है, वो टन्स में दिया हुआ है कि केजी में दिया हुआ है, ठीक है। अगर केजी में दिया हुआ है, मोस्टली कई बार केजी में लिख देते हैं ये, ठीक है। इंडिया में जो एक नॉर्मल जो एक मैट्रिक सिस्टम है उसके अंदर जो यूनिट यूज़ होती है ज़्यादातर केजी यूज़ होती है। तो भाई 10,000 केजी वहाँ लिखा होगा तो उसको पहले टन में कन्वर्ट करना, और हर टन के लिए 1000 रुपये आप वहाँ पर इस चीज़ को लगा दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये निकलेगा और उसके ऊपर आपका कैलकुलेशन ऑफ टैक्स हो जाएगी। याद एक मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि 10 व्हीकल, मैक्सिमम 10 व्हीकल वहाँ पर होने चाहिए उसके पास, उससे ज़्यादा ना हो, उससे ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा। बाकी रूल यहाँ पर सेम अप्लाई होता है कि भाई अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो या ये अमाउंट या इससे ऊपर की अमाउंट आप डिक्लेयर करते हो अपनी इनकम की तरह, जिस पे टैक्स कंप्यूट करोगे आप, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। और अगर आपको क्लैरिफाई करना है तो जैसे मान लो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कर सकते हैं कि आपको 5 व्हीकल दिखा दी उसकी, ठीक है, 5 व्हीकल्स का ग्रॉस वेट दिया हुआ है, ठीक है, व्हीकल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। उन्होंने जो वेट दिया हुआ है वो कैसे लिखा है 10,000 केजीज, ठीक है, या फिर आपका 15,000 केजीज, 8,000 केजीज, 20,000 केजीज और आपका 12,000 केजी, सॉरी 12 नहीं 16,000 केजीज। तो भाई ये अलग अलग करके आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरीके से दे देंगे कि भाई एक इंसान है जिसके पास ये 5 व्हीकल हैं, ठीक है, इन सब के ग्रॉस लेडन वेट ये हैं। तो अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हैवी कौन कौन सी है। अब हैवी वो होती है जहाँ पर 12,000 केजी जो है वो एक्सीड हो जाए। तो यहाँ पर किस किस केस में हो रहा है, वो हो रहा है आपका 15,000 यहाँ पर, 20,000 एंड 16,000। दैट मीन्स इसके पास ये हैवी है, ये हैवी है, ये भी हैवी है, और ये आपका यहाँ पर है अदर में एंड अदर में, ठीक है। आप जब कैलकुलेशन करोगे कैसे करोगे, यहाँ पर 15,000 है, 15,000 को पहले टन में कन्वर्ट करोगे और 1000 रुपये पर टन, ये इसकी कैलकुलेशन हो गई। सेम वे 20,000 को पहले टन में कन्वर्ट करोगे और फिर आपका 1000 रुपये पर टन। सेम वे 16,000 को टन में कन्वर्ट करोगे और 1000 रुपये पर टन। तो ये आपकी एक कैलकुलेशन हो गई। दूसरी कैलकुलेशन अदर में क्या होगा भाई, 7,500 रुपये, 7,500 रुपये। ये हम पर मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं, याद रखना पर मंथ की कैलकुलेशन है, पर एनम की कैलकुलेशन नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो आपका कल कैलकुलेट होगा, ये जो टोटल निकलेगा, दैट इज द इनकम दैट यू विल डिक्लेयर अंडर द प्रिजम्पटिव बेसिस, और उसके ऊपर फिर आपका टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। इसमें एक एडिशनल पॉइंट आपको याद रखना है। एडिशनल पॉइंट क्या है यहाँ पर कि अगर ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो जो पार्टनर्स को सैलरी जाएगी, जो रेम्यूनरेशन जाएगी, और जो भी चीज़ें पार्टनरशिप में जो एक्सपेंसेस हम निकालते हैं, जो वो वाले हैं, उनकी डिडक्शन यहाँ पर अलाउड है। पार्टनर्स की जो डिडक्शंस हैं वो यहाँ पर अलाउड है, यानी कि ये जो पूरी की पूरी इनकम निकलेगी यहाँ से इन डिडक्शंस को आपको दे दिया जाएगा। तो इस पॉइंट को अलग से याद रखना।
और दूसरी बात यह है कि भाई पीजीबीपी में जो सेक्शन नंबर 30 से 38 तक की जो डिडक्शन है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, तो वहाँ ये यहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इनको मान के चलेंगे कि जो हमने यहाँ पर ये जो कैलकुलेशंस करवाई हैं इसमें इसको इस तरीके से कराया गया है कि आपने ये पैसा एक तरह से कि डिडक्शंस हो चुकी होंगी, होने के बाद वाली जो इनकम है वो निकलती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट। हमने तीनों की प्रेजेंटिव इनकम देख ली, बिजनेस की, प्रोफेशन की और ट्रांसपोर्टर की। इन में से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है, एमसीक्यू भी बहुत अच्छा बन जाता है। याद क्या क्या चीज़ें रखनी है कि भाई ये कि हैवी और अदर कौन सी है, और ये मंथली बेसिस पे है, और मैक्सिमम 10 व्हीकल्स होने चाहिए। ये एमसीक्यू में गलतियां होती हैं इन चीज़ों की वजह से। ठीक है, केजी का ध्यान रखना कि आपसे केजी में पूछा गया कि टन में पूछा गया है, क्योंकि 1000 रुपीज़ पर टन यहाँ पर कंप्यूट किया जाता है। ऊपर देखें तो भाई 50 लाख रुपए तक की इनकम पे प्रोफेशनल ले सकता है, जिसमें उसको 50% तक इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी अपनी, और 75 लाख हो जाएगा अगर उसकी ग्रॉस रिसिप्ट या ग्रॉस पेमेंट टोटल टर्नओवर की 5% से ज़्यादा कैश में नहीं है तो। सेम प्रोविजन, सिमिलर प्रोविजन है आपका बिजनेस के केस में, वहाँ पर 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपए वो अमाउंट हो जाएगी। और एक और प्रोविजन है यहाँ पर कि आपका रेट 8% से 6% हो जाएगा अगर आपकी टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट, अकाउंट पेड चेक से आई है, डिमांड ड्राफ्ट से आई है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आई है बिफोर अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, तो उस केस में 8 की जगह 6% हो जाएगा। एमसीक्यूज में बड़ा अच्छे से ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, ये इस टाइप की चीज़ें दे देंगे और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि आप इन पॉइंट्स को कंसीडर ना कर पाओ, और अगर इन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं किया तो वो पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप गलती से 8% ही लगा के आ जाओ। तो इन 2 चीज़ों को जरूर याद रखना है, एक तो वो 5% वाली चीज़ और एक यहाँ पर ये वाली चीज़। तो इन सबको अच्छे से कर लिया तो आपकी कोई गलतियाँ नहीं होंगी। मैंने बहुत डिटेल में बड़े प्यार से इस टॉपिक को कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। इस तरीके की और वीडियोस देखनी है तो भाई टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दो, और कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक मोबाइल नंबर मिलेगा जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।